गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो होने वाला है पैरा जंबल्स पे। यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के लिए। मैंने इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कहा, क्योंकि प्री के अलावे मेंस में एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, प्री के अलावे इनका मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एसएससी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईजीएस्ट वे पीक्यूआरएस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे बल्कि रूल्स और टेक्निक्स पे जाएंगे कि कैसे हम पीक्यूआरएस यानी सेंटेंस अरेंजमेंट के टॉपिक को सॉल्व कर सके। इसके अलावा हम देखने वाले हैं इस वीडियो में मोस्ट प्रैक्टिकल वे, सबसे जो प्रैक्टिकल वे होगा इसके सॉल्व करने का, ये देखेंगे। और ये वीडियो टोटली बेस्ड होगा एग्जाम अप्रोच पे, यानी वीडियो में टोटली हम एसएससी बेस्ड पे रहेंगे। हम बैंकिंग की ओर नहीं जाएंगे या अन्य एग्जाम लाइक कैट की ओर नहीं जाएंगे। हम इस वीडियो में टोटली एग्जाम अप्रोच बेस्ड रखेंगे, जैसा एसएससी के प्री में और एसएससी के मेंस में पूछा जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का टाइम मैनेजमेंट टिप्स, क्योंकि मेनली स्टूडेंट को देखा गया 2 से 3 मिनट लगा देते हैं एक पैरा जंबल्स को बनाने में, यानी एक पीक्यूआरएस को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगा देता है। ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 2 से 3 मिनट अगर 4-5 मैसेज आ जाए तो काफ़ी टाइम खा जाएगा आपका। इस वजह से हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम 30 to 45 सेकेंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पीछे कुछ टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स को देखेंगे। आते हैं हम पहले अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक का नाम है पैरा जंबल्स। पैरा जंबल्स का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब क्या है? यहाँ पैरा का मतलब है पैराग्राफ और जंबल्स का मतलब है डिसअरेंजमेंट या डिस्टॉर्टेड। डिसअरेंजमेंट। पैरा जंबल का दूसरा नाम क्या है? पीक्यूआरएस है। पीक्यूआरएस क्यों है? क्योंकि मेनली जो सेंटेंस होते हैं इस फॉर्म में होते हैं, पी क्यू आर और एस। इस वजह से इसका नाम पीक्यूआरएस भी हो जाता है। इसके अलावा ये सेंटेंस अरेंजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों सेंटेंस अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है? क्योंकि देखो यहाँ 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, इन्हीं सारे सेंटेंस को जब हम अरेंज करते हैं तब ये कहलाता है सेंटेंस अरेंजमेंट। तो समझ में आ गया, पैरा जंबल, पीक्यूआरएस को ही पैरा जंबल कहते हैं, और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये तीनों सेम ही चीज़ है। आते हैं अपने टाइप्स की ओर। जैसा कि पता है कि वेरियस डिफ़िकल्टी लेवल पे इसके 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, यानी टोटल पैरा जंबल के 3 टाइप देखने वाले हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो पहला टाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल। पहला टाइप है एक सिंगल सेंटेंस होगा जिसे 4 या 5 हिस्सों में ब्रेक किया होगा और उसे सॉल्व करना। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1, सक्सेस इज हार्ड वर्क द की। ये टोटल एक सेंटेंस, अगर इस सेंटेंस को अरेंज किया जाए तो ये इस तरह बनेगा, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। देखो इस सेंटेंस को क्या किया है, इसने पहले अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा है, फिर इसे डिसअरेंज करके इसे सजा दिया गया है। तो ये पहला टाइप है, ये ईजीएस्ट तरीका होता है। ये मेनली सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के प्री के एग्जाम में पूछा जाता है। मेंस में इतना सिंपल आपको देखने नहीं मिलेगा। मेंस में टाइप 2 या टाइप 3 के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, जो आगे देखते हैं। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी एक सिंगल सेंटेंस है लेकिन 5 हिस्सों में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ। ये सबसे आसान पार्ट्स है टाइप 1। नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं, टाइप 2। टाइप 2 होता है, टाइप 2 में भी 2 पार्ट्स हैं, पीक्यूआरएस जो शॉर्ट होता है और एक पीक्यूआरएस जो लॉन्ग और जिसमें वोकेबलरी काफ़ी टफ होता है। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो, ये लेंथ में छोटा है, साथ ही साथ इसमें ईजी वोकेबलरी का इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पढ़ रहे हैं, राहुल लव्स फुटबॉल, ही प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए प्रोफेशनल प्लेयर, देयरफॉर ही वर्क्स वेरी हार्ड। एकदम शॉर्ट है लेंथ में। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई वोकेबलरी इस्तेमाल नहीं किया गया जो कि टफ हो। इस वजह से ये टाइप 2 के शॉर्ट वाले हिस्से में आता है। और दूसरी ओर टाइप 2 का ही हिस्सा है पीक्यूआरएस, जिसका लॉन्ग वर्जन है और इसके साथ इसमें टफ वोकेबलरी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैज़ इमर्ज्ड ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, न्यूमरस international organizations are continuously formulating the strategies to combat this crisis. However, the implementation of these policies is often delayed due to the economic and political contrast. Therefore, the immediate collective actions is essential to safeguard the features of the planet. ये जो PQRS आपने देखा, ये
लेंथ में बड़ा है और साथ ही साथ इसमें जो वोकेबलरी इस्तेमाल किया गया है दिस इज़ मच मोर टफर देन द फर्स्ट वन। दैट्स वाई टाइप 2 में दो तरह के हैं, शॉर्ट वन और लॉन्ग वन। दोनों एसएससी में पूछा जाता है, इधर प्री हो या मेंस हो, दोनों पूछा जाता है। अब आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में थोड़ा टाइप 2 से ज़्यादा टफ होता है। क्यों टाइप 2 से ज़्यादा टफ होता है? क्योंकि इसमें टोटल 6 सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस S1 जो फिक्स्ड होता है और लास्ट जो S6 होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी S1 और S6 फिक्स्ड होता है। बाकी 4 ऑप्शंस और दिए होते हैं P, Q, R, S। इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग, जो इसका राइट पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना होता है। इस वजह से ये वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट हो जाता है PQRS का, लेकिन घबराना नहीं है, इसे हम करने सीखेंगे ईजिली। देखते हैं ये टाइप 3 का ये एग्जाम्पल है। S1 जिसमें स्टार्टिंग गिवन रहेगा, स्टार्टिंग बताया हुआ रहेगा। इसके अलावा S6 जिसमें लास्ट सेंटेंस है वो फिक्स्ड रहेगा। बाकी बच गया ABCD, दैट मीन्स कि S1 फिक्स्ड है, S6 फिक्स्ड है, बाकी आपको यहाँ पर अरेंज करना ABCD, इधर ये BCAD, CABD, जो भी होगा इसके अरेंजमेंट इस तरह से करना है, यानी S1 और S6 फिक्स है। कुछ डोंट्स हैं, मतलब जो आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में नहीं करना है वो क्या है? डोंट चेक ईच ऑप्शन, हर ऑप्शन को चेक नहीं करना क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एक मिनट मैं एग्जाम्पल लूँ। अगर ये क्वेश्चन है, इसे मैं एक एक करके एग्जाम्पल से चेक करूँ। पहले QRSP यानी पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, पहले Q पढ़ना पड़ेगा, फिर R, फिर S, फिर जाकर P। ये क्या होगा? ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर सेकंड पार्ट चेक करने के बाद फिर मैं पहले R पढ़ूंगा, फिर Q, फिर S और फिर P। ऐसे में क्या होगा? चारों ऑप्शन चेक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, एटलीस्ट 5 से 6 मिनट हमारा चला जाएगा। तो कभी भी हमें ऑप्शंस के थ्रू नहीं जाने हैं, यानी ऑप्शंस के थ्रू जाने हैं, लेकिन हर ऑप्शन को चेक करना नेसेसरी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और लंबे लंबे पैसेज देखकर कभी भी पैनिक नहीं होना है। क्यों पैनिक नहीं होना है? क्योंकि अगर अभी हम रूल्स देखने वाले हैं, रूल्स में हम पहला फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढेंगे। फर्स्ट सेंटेंस यानी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं कि इस सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इस पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या है। इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसके अलावा हम कनेक्टर ढूंढेंगे, फिर हमें फाइनल पार्ट यानी कंक्लूजन वाला पार्ट ढूंढना है। अगर हमें ये 3 चीज़ पता चल जाए तो कितना भी लंबा पैराग्राफ हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस रीअरेंजमेंट दिया हो, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी ओर एक बैंकिंग का सेंटेंस अरेंजमेंट और एसएससी का सेंटेंस अरेंजमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बैंकिंग थोड़ा टफर साइड की ओर जाता है और वहीं बात करें एसएससी थोड़ा ईजियर साइड की ओर जाता है। तो इस वीडियो में हम स्ट्रिक्टली एसएससी के जितने भी टाइप्स होते हैं PQRS को वो देखने वाले हैं। आपको साथ ही साथ पैसिव स्टडी नहीं करना है बल्कि एक्टिव स्टडी करना है। एक्टिव स्टडी अगर मैं जब भी सॉल्व करवा रहा हूँ PQRS को, आपको साथ ही साथ सॉल्व करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फाइंड आउट करो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ, तो आपको वीडियो पॉज करके पहला पार्ट फाइंड आउट करना है। इससे क्या होगा कि आप एक्टिवली जब इन्वॉल्व होगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको पैसिव स्टडी नहीं करना, दैट मीन्स कि आप वीडियो ऑन कर लिए और साथ ही साथ देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको साथ ही साथ सॉल्व करना है। अब आते हैं पहला रूल्स, हाउ टू सॉल्व द सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको हम PQRS बोलते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का पहला पार्ट पहचानना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सेंटेंस का पहला पार्ट हो सकता है? इसके लिए कुछ चीज़ दिया गया है। ये जो सेंटेंस का पहला पार्ट होता है वो इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्ट को, यानी उस पूरे पैराग्राफ का सब्जेक्ट कौन है, यानी मुख्य बिंदु क्या है, या फिर उस पूरे पैराग्राफ का थीम क्या है, किस बेस पर वो पूरा पैराग्राफ चल रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम ध्यान देंगे कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है या थीम क्या है। नहीं समझ में आए तो बेसिक बात, उस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, नाउन अगर पता कर लेते हैं सेंटेंस का, या फिर नेम पता कर लेते हैं, या मेन आइडिया, या फुल नेम, ये सभी पता करने के बाद हमें हमारा सेंटेंस का पहला पार्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे फुल नेम क्या है, कहीं पर किसी सेंटेंस अरेंजमेंट में WHO ऐसा लिखा हो और कहीं लिखा हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस में WHO है, एक सेंटेंस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो
सबसे कॉमन चीज़ है कि जिस सेंटेंस में पहले पूरा नाम दिया गया हो वो सेंटेंस पहले आएगा, यानी वो सेंटेंस जिसमें फुल नेम लिखा गया हो, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया वो सेंटेंस पहले आएगा, और WHO वाला सेंटेंस इसके बाद ही आएगा, यानी फुल नेम पहले आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक सेंटेंस में है, एक सेंटेंस में मिस्टर मोदी। अब बताओ कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। अभी मैंने जस्ट बताया कि वो सेंटेंस जिसमें फुल नेम हो, यानी मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस यानी मिस्टर मोदी आएगा। और क्या नहीं आना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें कि क्या नहीं आना चाहिए। पहले बट नहीं आ सकता है पहले, क्योंकि ये कनेक्टर का काम करता है। हाउएवर, सो, स्टिल, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ। ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, मतलब पहले भी कुछ रहा होगा, तो इसलिए ऑन द अदर हैंड कभी भी सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं बन सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, यानी उससे पहले कुछ ना कुछ रहा हो। मोर ओवर, इसके अलावे, यानी उससे पहले भी कुछ रहा हो। यानी ये सभी अगर सेंटेंस में दिखने मिल जाता, बट, हाउएवर, सो, स्टिल, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, मोर ओवर, ऑल्सो, सो, इवन, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये सारे सेंटेंस में आपको दिखने मिल सकता है तो ये सेंटेंस का कभी भी इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट मीन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट या मेन थीम ढूंढना पड़ेगा। इधर वो नाउन हो सकता है, नेम हो सकता है, मेन आइडिया हो सकता है, फुल नेम हो सकता है। इसके अलावा हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये पहला पैराग्राफ है, इसमें से आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस फाइंड आउट करना है। अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू ओनली फाइंड आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हम चेक करना शुरू करते हैं, हाउएवर, क्या हाउएवर से सेंटेंस शुरू हो सकता है? अभी जस्ट मैंने बताया था यहाँ हाउएवर से सेंटेंस शुरू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हाउएवर कनेक्टर का काम करता है। कनेक्टर का काम तभी, जस्ट लाइक किसी चीज़ को ऐड करना। कनेक्टर का काम क्या है? किसी चीज़ को ऐड करना, किसी सेंटेंस को ऐड करना। ये दो सेंटेंस है, एक मिनट, ये दो सेंटेंस है, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2। अगर मैं कनेक्टर डाल रहा हूं तो इनके बीच में कनेक्टर आएगा, ये कनेक्टर इनके बीच में आएगा, यानी सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को ऐड करने के लिए कनेक्टर बीच में आएगा। क्या कनेक्टर से पहले शुरुआत हो सकता है सेंटेंस का? नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ऑप्शन पी हमारा नहीं होगा स्टार्टिंग। तो पी से जितने भी ऑप्शन हैं वो एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्टर से शुरू हो रहा है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। एज ए रिजल्ट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, और रिजल्ट के तौर पे ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को। किसके रिजल्ट के तौर पे? ये रिजल्ट के तौर पर। ये भी फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस का। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये बतला रहा है एज ए रिजल्ट के तौर पर ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये इट आया है तो किसके लिए आया है? इससे पहले कुछ ना कुछ नाउन का प्रयोग किया गया होगा, किसी ना किसी नाउन के लिए इट आ रहा है, तो उससे पहले उनका चर्चा जरूर किया गया होगा। इस वजह से इट वाला ऑप्शन यानी एज ए रिजल्ट वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फिर देखते हैं। और इट हेल्प्स पीपल टू गेन नॉलेज एंड डेवलप स्किल, ये मदद करता है लोगों को नॉलेज गेन करने के लिए और स्किल का डेवलपमेंट के लिए। क्या आर पहला पार्ट हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर भी इट आया है। प्रोनाउन से सेंटेंस का शुरुआत नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम इट से सेंटेंस का शुरुआत कर रहे हैं तो उससे पहले इट डिफाइन किया गया होगा कि किसके लिए आया है। यहाँ इट आया है एजुकेशन के लिए। दैट्स वाई हमारा पहला पार्ट क्यों हो सकता है। एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल। एजुकेशन प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल हमारा फ्यूचर को सेव करने के लिए। किसी इंडिविजुअल के फ्यूचर को सेव करने के लिए एजुकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसी एजुकेशन के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग हुआ है। यानी पहले एजुकेशन का इस्तेमाल हुआ होगा नाउन, और नाउन के रिप्लेसमेंट में इट का प्रयोग किया गया होगा जो कि प्रोनाउन है। दैट्स वाई हमारा पहला ऑप्शन क्यू हो जाएगा। अब एलिमिनेट हो गया दो ऑप्शन, क्यू और क्यू। हमें अभी पूरा सेंटेंस को सॉल्व नहीं करना है, बस हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस फाइंड आउट करना है ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। जब हम सारे रूल्स सीख जाएंगे एक साथ, तब सारा पैराग्राफ को एक एक करके सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी हमें फाइंड आउट करना द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट फाइंड आउट करना है। पहला है दीज चेंजेस हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ। ये जो चेंजेस हैं ये मुख्य तौर पे इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन लाइफ को। कौन सा चेंज? क्या इससे पहले चर्चा हुई है? दीज चेंज, कौन सी चेंजेस? क्या सेंटेंस का ये मेन पार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हुआ। फिर रूल की ओर आते हैं। रूल क्या था
कि कभी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट में दिस, दैट, दीज, दोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेंटेंस का प्रोनाउन है। दीज चेंजेस, ये सारे चेंजेस ग्रेटली इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन के लाइफ को। अब इससे पहले उस चेंजेस के बारे में चर्चा किया गया होगा, तब उनके बदले दीज चेंजेस का ऑप्शन आया है। पी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब आगे देखते हैं, टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इन मैनी वे। जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफॉर्म किया वर्ल्ड को बहुत सारे तरीकों से। ये हो सकता है, अभी रहने देते हैं, मे बी ये हो सकता है। फिर देखते हैं आर, मैनी न्यू इन्वेंशंस हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर। बहुत सारे जो इन्वेंशन है वो कम्युनिकेशन को फास्ट करते हैं। देखते हैं, ये भी हो सकता है। इसके अलावा एट एस नंबर, इट हैज़ ऑल्सो मेड इंफॉर्मेशन ईजिली एसेसेबल। ये जो है इंफॉर्मेशन को ईजिली अवेलेबल कराता है लोगों तक। इट से सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता है। जब तक इट अगर सूडो नाउन ना हो तब तक शुरू नहीं हो सकता। अगर इट का प्रयोग प्रोनाउन के तौर पे हुआ, देखो इट का दो प्रयोग होता है। इट का प्रयोग अगर प्रोनाउन के तौर पे हुआ है तब तक ये सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं हो सकता है। अगर इट का प्रयोग सूडो सब्जेक्ट के तौर पे हुआ हो तब जाकर इट सेंटेंस का पहला पार्ट बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सूडो सब्जेक्ट क्या है? जस्ट लाइक सूडो मतलब होता है फेक सब्जेक्ट। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग, यहां पर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग आउटसाइड। यहां पर इट का एग्जैक्ट कोई मतलब नहीं होता, ये सूडो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। इट इज डार्क आउटसाइड, इट इज डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा है। यहां पर भी इट का प्रयोग जो हुआ है वो जिसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये सूडो सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है, तब ये सेंटेंस का पहला पार्ट बन सकता है। लेकिन जब इट का प्रयोग प्रोनाउन के तौर पे हो, यानी किसी नाउन के बदले इसका प्रयोग किया गया हो, तो ये इट सेंटेंस का पहला हिस्सा नहीं बन सकता है। तो देखते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं कि कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेंटेंस का पहला हिस्सा बन सकता है, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट बन सकता है उस पैराग्राफ का। पी नहीं हो सकता था, एस नहीं हो सकता था। अब इसमें भी देखते हैं जनरल रूल 2 में जब हम देखेंगे कि सेंटेंस हमेशा, जो पैराग्राफ होता हमेशा वो इस फॉर्मेट में आगे बढ़ता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक की ओर आता है। यानी सेंटेंस में पहले जनरल बात किया गया होगा, फिर जाकर स्पेसिफिक की ओर बढ़ा होगा। एग्जांपल के तौर पे यहां बात किया गया है टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इन मैनी वे। जो टेक्नोलॉजी है उसने दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया, बहुत अलग अलग तरीकों से ट्रांसफॉर्म किया। मैनी न्यू इन्वेंशन हैव मेड द कम्युनिकेशन फास्टर। और बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस आए जिसने क्या किया, कम्युनिकेशन को, वार्तालाप को फास्टर किया। तो एक बात बताओ, सेंटेंस क्यू और आर में क्यू पहला पार्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है पहला पार्ट? क्योंकि क्यू एक जनरल आइडिया का बात कर रहा है, यानी इस सेंटेंस में एक जनरल आइडिया को दिखा रहा है, और जो आर है किसी एक स्पेसिफिक आइडिया की ओर आता है। सेंटेंस का फॉर्मेशन हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक की ओर ट्रांसफर करेगा। अगर नहीं समझ में आया तो रूल 2 जब हम देखेंगे तो आपको इजीली ये पार्ट भी समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी फाइंड आउट करना द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ। क्या हो सकता है? बट से सेंटेंस शुरू होगा, क्या होगा? नहीं होगा। बट एक्सेसिव वॉचिंग में अफेक्ट हेल्थ एंड स्टडीज। लेकिन एक्सेसिव वॉचिंग करने से आपके हेल्थ और स्टडी अफेक्ट हो सकते हैं। बट से सेंटेंस नहीं शुरू होगा। इट प्रोवाइड्स न्यूज़, एजुकेशन एंड एंजॉयमेंट टू द मिलियंस ऑफ पीपल। ये प्रोवाइड करता है न्यूज़, एजुकेशन और एंजॉयमेंट लाखों लोगों को। इट यानी कौन, क्या चीज़ है जो प्रोवाइड करता है इन मिलियंस ऑफ पीपल को? तो इट, इसके बदले कोई ना कोई नाउन आया गया है।
इस वजह से इट नहीं हो सकता है। अब देखते हैं क्यू और पी में। ऑन द अदर हैंड, अभी जस्ट मैंने बताया कि ऑन द अदर हैंड रहे यानी दूसरी ओर, तो पहली ओर कुछ ना कुछ रहा होगा। ऑन द अदर हैंड सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड एक कनेक्टर के तौर पे काम करता है। कनेक्टर हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगा, इस वजह से ऑन द अदर हैंड हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? क्यू। टेलीविजन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। टेलीविजन जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोर्स है किसका? एंटरटेनमेंट का। एक बात समझ में आ गया, जब हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ढूंढ लेते हैं तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन आसानी से हो पाता। अब हम दो ऑप्शन को ही टैकल करेंगे, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। इस वजह से फर्स्ट पार्ट ढूंढना जरूरी हो जाता है सेंटेंस को इजी करने के लिए, पैराग्राफ को इजी करने के लिए। इसमें भी फर्स्ट पार्ट ढूंढो, क्या है? मैंने अभी जस्ट कहा था आपको एक्टिव स्टडी करना, ना कि पैसिव स्टडी। जब मैंने बोला कि आप इससे ढूंढो तो वीडियो को पॉज करो, फर्स्ट पार्ट ढूंढना जरूरी है। देखो क्या है, ही सून बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द सिटी। वह सून यानी जल्द ही बन गए मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस उस शहर के। कौन? ही। यहाँ ही किसी ना किसी के लिए आया होगा। क्या ही से सेंटेंस शुरू हो सकता? नहीं, पता ही नहीं चल पा रहा कौन मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए उस शहर का, तो ही से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, पी से तो होगा नहीं। तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया। देखो, रतन टाटा इज रतन टाटा इज नॉन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप। रतन टाटा जाने जाते हैं अपने इंटेलिजेंस और लीडरशिप के लिए। ये पहला पार्ट हो सकता है सेंटेंस का, क्योंकि यहाँ पर फुल नेम है। रूल 1 में फिर से देखते हैं, रूल 1 क्या था? रूल 1 की ओर आते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में अगर नाउन या किसी का नाम हो, या फिर मेन आइडिया हो, या फुल नेम हो, तो वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या था? नेम। तो रतन टाटा यानी उनका फुल नाम दिया गया हो, तो पहला पार्ट हमारा क्या हो सकता है? क्यू विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ। हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हेल्प हिम अचीव ग्रेट सक्सेस। उनका जो एजुकेशन और हार्ड वर्क उनको सक्सेस हासिल करने में मदद किया। तो हिज से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। और दूसरा भी प्रोनाउन है ही ऑलवेज बिलीव इन इनोवेशंस एंड एथिक्स। वो हमेशा बिलीव करते थे इनोवेशंस और एथिक्स में। तो ही से भी सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ही प्रोनाउन है। फिर इसमें भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस फाइंड आउट करना, फिर रूल 2 की ओर आएंगे। पहला पार्ट क्या है सेंटेंस का? क्या पी बन सकता है पहला पार्ट? नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि पी में देयरफॉर है। देयरफॉर आता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने वो स्टेप उठाया उसे कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने वो स्टेप उठाया। ये किसी भी सेंटेंस का रिजल्ट वाला पार्ट बन सकता है। तो देयरफॉर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले उस प्रॉब्लम के बारे में चर्चा किया गया होगा, फिर तब जाकर गवर्नमेंट ने वो स्टेप उठाया होगा उसे कंट्रोल करने के लिए। तो देयरफॉर से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, दैट मीन्स कि ये पहला पार्ट नहीं होगा उस पैराग्राफ का। आगे देखते हैं। एयर पॉल्यूशन इज बिकमिंग ए सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी सिटीज। एयर पॉल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम बनते जा रहा है शहरों के लिए। हो सकता है क्यों? इसके अलावा मैनी व्हीकल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। बहुत सारे जो व्हीकल्स है वो रिलीज कर रहा हार्मफुल गैस जो कि एटमॉस्फेयर में जा रहा है। फैक्ट्रीज ऑल्सो प्रोड्यूस, जिस सेंटेंस में ऑल्सो हो वो भी नहीं हो सकता है। क्यू और आर ये दोनों फर्स्ट पार्ट। अब फाइंड आउट करना कि क्यू और आर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बनेगा, यानी पहला सेंटेंस बनेगा इस पूरे पैराग्राफ का। तो इसको देखने से पहले हम रूल नंबर 2 की ओर आते हैं। क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया कि सेंटेंस मेनली प्रोपेगेट करता है जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट की ओर। अब ये जनरल स्टेटमेंट क्या है और स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या है, इसको समझने के लिए हमें रूल नंबर 2 पे आना होगा। अब रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? पैराग्राफ ऑफन मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक स्टार्टिंग विद ब्रॉड आइडिया। यानी जो पैराग्राफ है वो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, जिसका मतलब है कि वो ब्रॉड या जनरल आइडिया से शुरू होगा। ब्रॉड आइडिया से शुरू होगा और फिर वो धीरे धीरे आइडिया नैरो डाउन होगा, तब फिर जाकर वो डिटेल और एग्जाम्पल्स की ओर आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो क्या है जनरल आइडिया और स्पेसिफिक आइडिया में अंतर क्या है समझते हैं पहले। जनरल आइडिया और स्पेसिफिक आइडिया में क्या डिफरेंस है? मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, आर फेसिंग सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो
जो दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है। कैसे पता चला कि ये जनरल स्टेटमेंट है और दूसरा वाला पार्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट है? देखो, पहले बताया कि दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। अमॉन्ग दिस, इसमें से वो कौन सा प्रॉब्लम है? एयर पॉल्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इशू। उसमें से एयर पॉल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इशू है। ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट हुआ। जनरल स्टेटमेंट क्या हुआ कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दिस इज जनरल आइडिया कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक जनरल आइडिया है। अब उसी में से वो स्पेसिफिक की ओर आया है कि जनरल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है तो किस तरह का इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत तरह का हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, लैंड पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन। लेकिन ये किस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की ओर, या फिर डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक आइडिया की ओर फिर मूव फॉरवर्ड हुआ है। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम था तो दूसरा लाइन स्पेसिफिक आइडिया की ओर आया। तो कैसा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम था? एयर पॉल्यूशन था। इसी को बोलते हैं कि आइडिया का, जनरल आइडिया का नैरो डाउन होना, यानी जनरल आइडिया टू स्पेसिफिक आइडिया की ओर शिफ्ट होना। सेंटेंस हमेशा जनरल आइडिया से शुरू होगा और स्पेसिफिक आइडिया की ओर जाएगा। दैट मीन्स ये आप जो ग्राफ देख रहे हो, स्टार्टिंग विथ जनरल आइडिया एंड नैरो डाउन विथ स्पेसिफिक आइडिया। जनरल आइडिया क्या था कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा बहुत सारा कंट्री, और फिर जाकर स्पेसिफिक हो गए किस तरह का इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम था एयर पॉल्यूशन। मे बी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकता था, डिफॉरेस्टेशन हो सकता था, वाटर पॉल्यूशन हो सकता था, या फिर बहुत सारा ऐसा काउज है जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। लेकिन वो फिर आया नैरो डाउन होके एयर पॉल्यूशन की ओर। दैट्स वाई ये सेकेंड पार्ट हो गया स्पेसिफिक आइडिया और पहला पार्ट हो गया जनरल आइडिया। क्वेश्चन से हम समझते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में, द लेवल ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इज इंक्रीजिंग रैपिडली। जो बड़े शहर हैं उसमें स्मोक और हार्मफुल गैस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एज अ रिजल्ट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। और रिजल्ट के तौर पे पीपल, जो लोग हैं वहाँ का, वो सफ़र कर रहे हैं बहुत तरह के सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से। अमॉन्ग दिस, उसमें से क्या प्रॉब्लम है? एयर पॉल्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इशू। एयर पॉल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इशू है। मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर फेसिंग द सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? क्या क्यों फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि एज अ रिजल्ट है। एज अ रिजल्ट तब आएगा उससे पहले कुछ ना कुछ घटना हुई हो, उसके रिजल्ट में पीपल सफ़र कर रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम, तो उससे पहले कुछ ना कुछ घटना हुई हो। तो क्यों हो सकता है पहला पार्ट? नहीं हो सकता है। फिर आते हैं अमॉन्ग दीज एयर पॉल्यूशन हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इशू। इनमें से एयर पॉल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इशू है। किसमें से? उससे पहले कुछ ना कुछ चर्चा किया हो गया बहुत सारी चीज़ों का, तब बताएगा कि इसमें से जो है एयर पॉल्यूशन वो एक मोस्ट डेंजरस इशू है। तो आर से भी सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं हो सकता। अब सेंटेंस का स्टार्टिंग जनरल आइडिया से होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर फेसिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जो बहुत सारे कंट्रीज से दुनिया भर में वो एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ये जनरल आइडिया है। ये अभी मैंने जस्ट बताया था कि ये जनरल आइडिया है। और फिर हम पहले ऐसा आएगा, फिर आगे आर आएगा। क्यों आर आएगा सेकंड में? क्योंकि किस तरह का एनवायरमेंटल प्रॉब्लम? एयर पॉल्यूशन एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। फिर क्वेश्चन आर की ओर शिफ्ट होगा, यानी बहुत सारा कंट्री दुनिया भर में था जो एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा था। किस तरह का सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम? अमॉन्ग दिस, उसमें से, यानी उन सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में से एयर पॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट, एक डेंजरस इशू हो सकता है। तो एस के बाद आर, फिर जाकर आएगा इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में द लेवल ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इज इंक्रीजिंग रैपिडली। जो गैस है और स्मोक है, हार्मफुल गैस और स्मोक है, वो एक बड़े शहरों में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर इसके बाद आएगा क्यों आएगा, अब एक एक करके समझते हैं। एस तुम्हारा जनरल आइडिया हो गया, आर स्पेसिफिक आइडिया हो गया, और पी फिर मोर स्पेसिफिक, ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, और क्यू आया इफेक्ट, उसका कारण, जिसके वजह से क्या हो पा रहा था, जिसके वजह से
एज ए रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप पीपल सफ़र कर रहे थे बहुत तरह का हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये लास्ट पार्ट हो सकता है सेंटेंस का। तो इस तरह से हमें पैराग्राफ को सॉल्व करना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी जनरल आइडिया फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस जनरल आइडिया है और कौन सा स्पेसिफिक है। मैनी एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन ए डिफरेंट फील्ड। जो बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को अलग अलग फील्ड में। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर नेशन डेवलपमेंट। एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है नेशन का डेवलपमेंट के लिए, यानी किसी भी राष्ट्र का विकास के लिए एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल टूल हो सकता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड टीचर्स प्ले ए मेजर रोल इन नेशन बिल्डिंग। जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर का एक अहम योगदान होता है नेशन बिल्डिंग में। इट हेल्प्स पीपल टू गेन नॉलेज एंड स्किल फॉर बेटर लाइफ। ये मदद करता है लोगों को गेन करने में, नॉलेज गेन करने में, स्किल गेन करने में, अपने अच्छे जीवन के लिए। ऐसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोनाउन से शुरू हुआ इट। ये मदद करता है नॉलेज को गेन करने के लिए, स्किल पे काम करने के लिए, ताकि हमारा लाइफ बेटर हो पाए। तो इट किसी ना किसी के लिए आया होगा पहले, तो इट से सेंटेंस का शुरुआत कभी भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर आते हैं, हम जब क्यू को पढ़ते हैं तो क्यू से हमें ये समझ में आता है एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर नेशन डेवलपमेंट। पहले क्यू इसलिए हो गया क्योंकि क्यू एक जनरल आइडिया बता रहा है कि एजुकेशन जो है वो एक मोस्ट पावरफुल टूल है नेशन डेवलपमेंट के लिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट आते हैं, तो अब इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक पार्ट चाहिए हमें। अगर ये एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है नेशन डेवलपमेंट के लिए, ये जनरल लाइन हो गया। अब इस जनरल लाइन को कोई ना कोई एक्सप्लेन कर रहा होगा लाइन, तो वो लाइन कौन सा है, लाइन नंबर एस। दैट मीन्स इट हेल्प पीपल गेन नॉलेज। जो ये है इट किसके लिए आया, एजुकेशन के लिए, यानी एजुकेशन हेल्प पीपल टू गेन नॉलेज। एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है, मदद करता है। एक मिनट इरेज कर लूँ। इट हेल्प पीपल, इट यहाँ आया एजुकेशन के लिए। एजुकेशन हेल्प करता है लोगों को नॉलेज गेन करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि उसका लाइफ बेटर हो पाए। तो क्यू के बाद एस की ओर आएगा, फिर पी की ओर आएगा। क्यों, क्योंकि ये सपोर्टिंग डिटेल है। मैनी एजुकेटेड पीपल, बहुत सारे जो एजुकेटेड पीपल हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को अलग अलग फील्ड में। अब कैसे एजुकेटेड पीपल, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड टीचर, दीज आर द एजुकेटेड पीपल। यानी पहले एजुकेटेड पीपल का चर्चा होगा जनरल के तौर पे, अब फिर बताएगा कि कैसे एजुकेटेड पीपल, यानी ऐसे पीपल जो डॉक्टर हों, जो इंजीनियर्स हों, जो टीचर्स हों। फिर ये आएगा स्पेसिफिक आइडिया की ओर, यानी हमेशा सेंटेंस में पहले जनरल आइडिया होगा फिर स्पेसिफिक आइडिया होगा। जस्ट लाइक एजुकेटेड पीपल एक जनरल आइडिया था कि पढ़े लिखे लोग, तो किस तरह के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर। तो आप सेंटेंस में आ रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल कैन नॉट टॉक टू ईच अदर इंस्टेंटली यूजिंग मोबाइल फ़ोन। जो लोग हैं आजकल वो बात कर पाते हैं फ़ोन पर आसानी से। देयरफॉर डिस्टेंस नो लॉन्गर फील्स लाइक ए बैरियर। इस वजह से जो डिस्टेंस है, दूरियां हैं, वो एक बैरियर के तौर पे काम नहीं करती है, क्योंकि लोग बात कर पाते हैं आसानी से मोबाइल फ़ोन्स पे। टेक्नोलॉजी हैज़ कम्प्लीटली चेंज द मॉडर्न वर्ल्ड। जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया मॉडर्न वर्ल्ड को। इट इज़ मेड द कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। और यह कम्युनिकेशन को फास्टर और ईजियर बना दिया। सेंटेंस का पहला पार्ट कौन सा है, क्या इट से सेंटेंस होगा, नहीं होगा। बार बार मैंने बताया इट किसी ना किसी चीज़ के लिए आया है। जो इट हैज़ मेड द कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर, इसने क्या किया, कम्युनिकेशन को फास्ट बना दिया और आसान बना दिया। किसने बना दिया, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ने बना दिया। इट टेक्नोलॉजी के लिए आया, तो सेंटेंस का पहला पार्ट एस नहीं हो सकता है। इसके अलावा सेंटेंस का पहला पार्ट देयरफॉर भी नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि उससे पहले कुछ ना कुछ घटना घटी हो, तब इसके लिए देयरफॉर आया। इसलिए जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस है वो ज़्यादा बैरियर के तौर पे काम नहीं करता किसी के लाइफ में। दैट मीन्स कि क्यू भी हमारा सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 2 बच गया, आर और पी। अब आर और पी में देखना है कि कौन सा आइडिया है जो ब्रॉड आइडिया है, दैट मीन्स द मेन आइडिया, मेन थीम है सेंटेंस का। तो मेन थीम क्या, पीपल कैन नॉट टॉक टू ईच अदर इंस्टेंटली यूजिंग मोबाइल फ़ोन। क्या लोग जो होते हैं वो आसानी से मोबाइल फ़ोन के थ्रू बात कर पाते हैं। ये एक थोड़ा स्पेसिफिक आइडिया हो गया। क्यों बात कर पाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आया वो पूरी दुनिया को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। पहले टेक्नोलॉजी आया होगा, टेक्नोलॉजी आने के बाद मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन हुआ होगा, जिस वजह से लोग अब आसानी से फ़ोन पर बात कर पाते होंगे। तो आर और पी में पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, पी होगा या आर होगा। जनरल सा बात है कि टेक्नोलॉजी पहले आया होगा। टेक्नोलॉजी के आने से मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी चेंजेस आए हैं। कैसा चेंजेस,
कि लोग आसानी से अब एक दूसरे से बात कर पाते हैं मोबाइल फ़ोन पे, यानी सेंटेंस पहला हमारा आ रहा होगा, आर विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ से फिर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आसानी से। अब आर एस पी क्यू, आर पी एस क्यू। अब आर के बाद देखेंगे कि अगला पार्ट कौन सा आ सकता है। आर एक ब्रॉड आइडिया बताया, आर एक ब्रॉड आइडिया बताया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ, टेक्नोलॉजी हैज़ कम्प्लीटली चेंज द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी जस्ट मैंने बताया कि इट आया होगा टेक्नोलॉजी के लिए, तो आर के बाद कौन सा पार्ट आएगा। टेक्नोलॉजी ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया मॉडर्न वर्ल्ड को। इट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। टेक्नोलॉजी ने क्या बताया, क्या किया, कम्युनिकेशन को फास्टर और ईजियर किया, यानी आर के बाद ऐसा आएगा। फिर जाकर इसके सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स आना जरूरी है। दैट मीन्स कि सेंटेंस भी आएगा। अब पीपल आसानी से बात कर पाते हैं मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हुए, इसलिए अब इसके बाद क्यों आएगा, क्योंकि देयरफॉर, इसलिए डिस्टेंस अब फील नहीं होता एक बैरियर के तौर पे, यानी डिस्टेंस एक बैरियर का काम अब नहीं करती क्योंकि लोग आसानी से बात कर पाते हैं। दैट मीन्स पी के बाद ही क्यू आता। अब इन दोनों सेंटेंस में देख लो, इन दोनों में देख लो, पी के बाद क्यू कहाँ है। पी के बाद डायरेक्ट क्यू आता ऑप्शन नंबर 1 में, यहाँ पी के बाद एस है, आर है, तब क्यू है, तो ये भी नहीं होगा। कितना ईजी है समझना। बस आप वीडियो को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पॉज कर लो, फिर देखो, खुद से पहले बनाने की कोशिश करो। आपको हमेशा एक्टिव लर्निंग करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट ढूंढो, तो आप वीडियो को पॉज करो और पहला पार्ट ढूंढो, इससे आपके पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी रूल नंबर 3 आने से पहले इस पार्ट को देख लेते। एक मिनट। एज ए रिजल्ट पीपल वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम ऑन द रोड। रिजल्ट के तौर पे, परिणाम स्वरूप पीपल क्या करते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं रोड पे। पहला पार्ट सेंटेंस का होगा, नहीं होगा, क्योंकि परिणाम के तौर पर ये सेंटेंस का एज ए रिजल्ट कभी भी पहला पार्ट नहीं हो सकता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स, एक मिनट, ये दूसरा एग्जाम्पल्स आ गया क्या। एक मिनट, रूल 3 का आ गया एग्जाम्पल्स। मैं रूल 3 पहले करवाऊँ तब तो। अच्छा, चलो, रूल 3 क्या है, नाउन कम्स फर्स्ट देन प्रोनाउन, या फिर पहले हमेशा नाउन आएगा, नाउन आने के बाद ही उस नाउन के बदले प्रयोग किए जाने वाला प्रोनाउन आएगा, उसके बाद फिर एडजेक्टिव और उनका डिटेल बाद में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आएगा। यानी इस फ्लो में रहेगा, पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर उनका प्रोनाउन या नाउन का डिटेल, एडजेक्टिव और फिर एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे द इंटरनेट हैज चेंज द वर्ल्ड, ये नाउन। इंटरनेट ने क्या किया, पूरी दुनिया को बदल दिया। इट हेल्प पीपल इन मैनी वेज, इसने मदद की लोगों का बहुत अलग अलग तरीकों से। किसने मदद की, यानी इंटरनेट ने मदद किया। तो पहले नाउन आया, द इंटरनेट एक नाउन को डिनोट करता है। इंटरनेट आया जिसने पूरे दुनिया को चेंज कर दिया और इसने लोगों की काफ़ी तरह से मदद की। तो इट प्रोनाउन है, यानी नाउन के बाद ही प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए हुआ था ताकि नाउन का रिपीटेशन से बच सके। दैट मीन्स कि नाउन पहले आएगा, फिर जाकर उसी सेंटेंस में प्रोनाउन बाद में आएगा। यहाँ समझो, एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज मोटिवेटेड हिज एम्प्लॉय टू वर्क विथ ऑनेस्टी। उसने हमेशा मोटिवेट किया अपने एम्प्लॉय को कि काम करे, ऑनेस्टी के साथ काम करे। ही प्रोनाउन पहले आएगा, नहीं आएगा। रतन टाटा इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया। रतन टाटा वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पूरे भारत में। नाउन है, आ सकता है पहले। प्रोनाउन आएगा, नहीं आएगा। नाउन आ सकता है, यानी क्यों पहला पार्ट हो सकता है सेंटेंस का। हिज लीडरशिप स्टाइल इज एडमायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो पूरे दुनिया भर में एडमायर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हीज आया है, जो कि सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं हो सकता। ही बिलीव्स इन द इनोवेशन एंड एथिक्स। वो बिलीव करते हैं इनोवेशंस और एथिक्स में। ही यानी कहीं ना कहीं प्रोनाउन और कहीं एडजेक्टिव आ रहा है, तो इस वजह से सेंटेंस का पहला पार्ट फुल नेम, यानी पहला फुल नेम नाउन आएगा, रतन टाटा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन जिसमें क्यू पहले आता हो। एटलीस्ट आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपको इन्हीं 2 ऑप्शन में फाइंड आउट करना। अब सब जब सारे रूल्स आप पढ़ लोगे, सीख जाओगे, फिर आप इन दोनों ऑप्शन को भी टैकल कर पाओगे। अभी हमें बस फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करने सीख रहे हैं, या सेंटेंस को कैसे एलिमिनेट करें, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, वो सीख रहे हैं। फिर देखो,
दिस हैज़ क्रिएटेड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज चैलेंजेस। ये क्रिएट करता है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को। दिस सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं हो सकता है। दिस प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ होगा, इट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ होगा। अब दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, पी और आर। दैट मीन्स कि पी और आर से सेंटेंस नहीं शुरू होगा। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। टेक्नोलॉजी एक ह्यूमन लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। पीपल अराउंड द वर्ल्ड डिपेंड ऑन इट्स एवरी डे। और जो दुनिया भर के लोग हैं इस पर डिपेंड है। इस सेंटेंस में भी इट आया है। दैट मीन्स कि जो लोग हैं दुनिया भर पे इस पर डिपेंड हैं। तो इट किसके लिए आया है? इट टेक्नोलॉजी के लिए आया है। दैट मीन्स कि सेंटेंस में प्रोनाउन है तो एस भी पहले नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? क्यू आएगा। तो यहाँ से भी आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब इन्हीं दो ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना रह जाएगा। फिर देखो, हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हेल्प हिम टू अचीव ए ग्रेट सक्सेस। उनका जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन था उसको अपने लाइफ में सक्सेस करने में मदद किया। तो हिज हार्ड वर्क, किनका हार्ड वर्क? ये सेंटेंस का नाउन नहीं आएगा। ही वर्क डे एंड नाइट टू फुलफिल हिज ड्रीम। उसने रात और दिन मेहनत की अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए। ही से सेंटेंस शुरू है, नहीं आएगा। फिर एस में भी ही से शुरू है। इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट। उसने इंस्पायर किया लाखों स्टूडेंट को अपने लाइफ और अपने टीचिंग से। तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा आर से, क्योंकि इसमें फुल नेम है, नाउन है। अब्दुल कलाम इज़ नॉन एज ए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के तौर पे जाने जाते हैं इंडिया में। तो सेंटेंस का पहला पार्ट कौन सा हो सकता है? आर हो सकता है, क्योंकि आर क्या है? आर में नाउन का इस्तेमाल किया गया। बाकी जितने भी ऑप्शंस थे उसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया। तो हमेशा सेंटेंस नाउन से शुरू होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी आप दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। आप फिर ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, लेकिन जैसे ही हम सेशन को कंप्लीट करेंगे उन दो ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना आप सीख जाओगे। रूल 4, आर्टिकल के बाद नाउन आए, यानी ए एन आर्टिकल के बाद नाउन आए तो उसी आर्टिकल के पहले द लगा हो, यानी पहले जनरल आइडिया का बात किया गया होगा। आप समझते हैं पहले क्या? अगर ए एन और नाउन आए और उसी नाउन के बाद द आए तो पहले ए एन के बाद नाउन वाला सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, ही बाउट ए कार यस्टरडे। उसने एक नया कार खरीदा। द कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये एक ही सेंटेंस का दो पार्ट है। पहले ए कार आया है, फिर द कार आया है। क्यों? जब तक सेंटेंस का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, यानी कार का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो कार एक जनरल आइडिया था, एक कार एक जनरल सा बात था कि उसने एक कार खरीदा। अब द कार यानी कार को स्पेसिफिक बना रहा, तो जिसने वो कार कल खरीदा था उसी कार की चर्चा की जा रही है अगले सेंटेंस में। इसलिए द वाला सेंटेंस हमेशा ए और एन के बाद आएगा। यानी उसने एक कार खरीदा और वो कार काफ़ी एक्सपेंसिव था, यानी उसी कार के बारे में चर्चा हो रहा जो उसने कल खरीदा था। तो द कार सेकेंड पार्ट होगा और पहला पार्ट ए कार होगा। क्या बताया अभी? ए या एन के साथ जो नाउन आए वो पहले आएगा। उसके बाद सेम नाउन, अगर यही सेम नाउन है तो उसके बाद अगर द लगा है तो ये सेंटेंस का सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट ए या एन वाला होगा, क्योंकि द क्या बताता है? द उसी चीज को स्पेसिफाई करता है, यानी उसी चीज को फोकस्ड करता है। यानी उसने एक कार खरीदा यहाँ अभी तक तो वो कार जनरल था, लेकिन वो कार काफ़ी एक्सपेंसिव था। या द कार इसलिए लगा क्योंकि द किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे फाउंड एन आइलैंड वाइल ट्रेवलिंग। उसने एक आइलैंड फाइंड किया ट्रेवलिंग के दौरान। द आइलैंड वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल ट्रीज। अब ये द आइलैंड क्या है? वही आइलैंड की बात की जा रही है जो उसने ट्रेवलिंग के दौरान खोजा था, उसी आइलैंड की बात की जा रही है। तो सेंटेंस में द आइलैंड सेकेंड पार्ट रह गया और एन आइलैंड पहला पार्ट बन गया सेंटेंस का। समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स देखते हैं। द गर्ल थैंक्ड मी फॉर हेल्पिंग हर। उस लड़की ने मुझे थैंक किया उसका मदद करने के लिए। द गर्ल यानी कोई खास लड़की की बात की जा रही है। अब तो द गर्ल कौन है उसके बारे में ऑलरेडी कहीं ना कहीं चर्चा हुआ होगा। कहाँ चर्चा हुआ होगा? देखते हैं जहाँ पर ए गर्ल हो। आई मीट ए गर्ल। मैंने एक लड़की से मिला। ऑन द वे टू होम यस्टरडे। घर जाते हुए कल मैंने एक लड़की से मिला। ए गर्ल यानी सेंटेंस का द गर्ल। तो सेंटेंस में पहले कौन आएगा? क्यू आएगा या पी आएगा? मैं कहूँगा सेंटेंस में पहले क्यू आएगा, क्योंकि पहले
उस लड़की के बारे में जनरल आइडिया था और उसी लड़की को मैंने थैंक बोला, द गर्ल, लड़की को स्पेसिफाई किया है। दैट मीन्स पी हमेशा क्यू के बाद आएगा। इससे आप कौन कौन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो? पहले पी नहीं आएगा, यहाँ पी खत्म हो गया, और सेंटेंस में पहला पार्ट में क्यू आएगा, तो इससे ऐसे पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय इमीडिएटली रश्ड टू हेल्प हर, जो बॉय था इमीडिएटली भागा उस लड़की की मदद करने के लिए। ए बॉय वाज स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप, एक लड़का जो था वो स्टैंड कर रहा था, खड़ा था कहाँ पे? बस स्टॉप के बगल में। पहले ए बॉय आएगा, फिर उसके बाद द बॉय का चर्चा होगा, यानी सेंटेंस में पहले क्यू आएगा, फिर सेंटेंस में पी आएगा। ठीक है। द डॉग वैग्ड हिज टेल हैप्पीली, जो कुत्ते थे अपना टेल, अपना पूंछ खुशी खुशी हिला रहे थे। ए डॉग केम रनिंग टुवर्ड मी, एक कुत्ता मेरी ओर भागते हुए आया। आई कॉल्ड इट लविंगली, इट सीम्ड वेरी फ्रेंडली, तो इट पहला पार्ट नहीं होगा, डॉग के लिए आया होगा, एस से नहीं हो सकता है। अब देखो, ए डॉग और द डॉग में पहले कौन आएगा? ए डॉग हमेशा पहले आएगा। अगर उसी डॉग के बारे में दोबारा बात की जा रही हो तो द लगा हो तो द सेकेंड पार्ट आएगा। सेंटेंस का पहला पार्ट ये होगा, पहला पार्ट मतलब फर्स्ट में ये आएगा, जरूरी नहीं कि सेंटेंस का पहला पार्ट हो। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों में पहला पार्ट कौन आएगा? फर्स्ट पार्ट ए डॉग आएगा और द वाला पार्ट सेकेंड आएगा, अगर सेम नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंटेंस का पहला पार्ट, मैं कह रहा हूँ इन दोनों में पहले कौन होगा? इन दोनों में पहला पार्ट होगा ए डॉग और द डॉग सेकेंड पार्ट आएगा। रूल नंबर 5, फुल नेम हमेशा पहले आएगा, शॉर्ट नेम बाद में आएगा। दैट मीन्स एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो दुनिया भर के हेल्थ को, यानी इंटरनेशनली सभी के लोगों को हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने पे काम करता है। WHO हेल्प कंट्रीज ड्यूरिंग द हेल्थ इमरजेंसी, और WHO ने मदद की कंट्रीज का किसमें? हेल्थ इमरजेंसीज में। तो सेंटेंस में पहला पार्ट कौन आएगा? जिसमें फुल नेम हो, ये फर्स्ट पार्ट होगा सेंटेंस का। फर्स्ट पार्ट मतलब पूरा पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट नहीं, इन दोनों में पहला पार्ट अगर खोजना हो तो पहला पार्ट वो आएगा जो सेंटेंस में नाम हो, फुल नेम हो, और सेकेंड पार्ट शॉर्ट नेम आएगा। एक मिनट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इज वन ऑफ द लीडिंग IT कंपनीज, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो एक लीडिंग IT कंपनीज है। TCS प्रोवाइड सर्विस अक्रॉस द वर्ल्ड, और TCS प्रोवाइड करता है सर्विस दुनिया भर में। सेंटेंस का पहला पार्ट दोनों में, मैं कह रहा हूँ पैराग्राफ का पहला पार्ट नहीं है। अगर ये चार सेंटेंस है यानी पूरा पैराग्राफ है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहला पार्ट होगा, लेकिन इन दोनों में पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? इन दोनों में सेंटेंस पहला फुल नेम वाला आएगा, यानी यहाँ पर फुल नेम पहले आएगा और शॉर्ट नेम बाद में आएगा। जरूरी नहीं कि सेंटेंस का पहला पार्ट हो, मैं कह रहा हूँ इन दोनों में पहले कौन आएगा? इन दोनों में पहले फुल नेम और बाद में शॉर्ट नेम आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब बताओ, दो सेंटेंस है, एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक सेंटेंस में WHO की बात की गई हो। अब मैं पूछ रहा हूँ कि पहले पी आएगा या पहले क्यू आएगा? तो पहले आएगा फुल नेम, यानी पहले क्यू आएगा फिर बाद में पी आएगा। जहां पर भी पहले पी आया वो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। लेटर मिस्टर मोदी एड्रेस एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बाद में मिस्टर मोदी ने एड्रेस किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को। मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। He has taken many important decisions for his country. After that, Mr. Modi visited several states. अब देखो इसे कैसे बनाओगे? सेंटेंस का पहला पार्ट ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आफ्टर से सेंटेंस स्टार्ट है, उसके बाद मोदी ने बहुत सारा काम किया। सेंटेंस का पहला पार्ट ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। He has taken many important decisions for his country. उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए अपने देश के लिए। सेंटेंस शुरू हो रहा प्रोनाउन से, ही किसी ना किसी के लिए आया होगा। क्या सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा? नहीं होगा आर से स्टार्ट, यानी ऑप्शन 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा दो सेंटेंस। मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, और बाद में मिस्टर मोदी ऐसा चर्चा किया गया था। जब भी मैंने क्या बताया, फुल नेम, यहाँ पर इनका फुल नेम है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये फुल नेम है, यानी सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होगा फुल नेम से। दैट मीन्स कि पहला पार्ट कौन सेंटेंस का हो सकता है? पहला पार्ट सेंटेंस का क्यू होगा। उसके बाद क्या आएगा? इनका शॉर्ट नेम। इनका शॉर्ट नेम क्या है? मिस्टर मोदी, यानी इस सेंटेंस में पहले क्यू आएगा। जहां पर भी पी अगर पहले आया है वो सेंटेंस गलत है।
यहाँ पर देखो, अगर पी पहले आया है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, पहले क्यू आएगा, क्यू के बाद पी आएगा। अब क्यू के बाद जरूरी नहीं डायरेक्ट पी आए, यानी क्यू और पी में पहले क्यू आएगा, इसके बाद क्या आएगा, मिस्टर मोदी, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद आएगा ही हैज टेकन आर, ही हैज टेकन मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर हिज कंट्री। मैं इसे एक बार अरेंज कर लूँ फिर समझाता हूँ। क्यू आर एस पी, आप समझो कैसे। मैंने ये नहीं कहा कभी भी कि क्यू के बाद ही पी आएगा, मैंने कहा क्यू और पी में पहले कौन आएगा, क्यू आएगा। क्यों? क्योंकि फुल नेम है, उसके बाद पी आ सकता है क्योंकि ये शॉर्ट नेम है, कभी भी पी पहले नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि क्यू के बाद ही पी आए, क्यू और पी में पहले कौन आएगा, क्यू आएगा। या तो क्यू पी एस आर हो सकता है या क्यू एस आर पी हो सकता है, यानी हमेशा क्यू पहले आ रहा होगा पी से, क्यू पहले आ रहा होगा पी से, क्योंकि क्यू में फुल नेम है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और वहीं पी में शॉर्ट नेम है मिस्टर मोदी। तो सेंटेंस अरेंजमेंट आप कैसे सीखेंगे कि पहले क्यू आएगा, दैट मीन्स मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही हैज़ टेकन, अब उन्हीं के लिए ही आया है, यानी मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए ही आया है। तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, आर, ही हैज़ टेकन मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द कंट्री, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कंट्री के लिए। आफ्टर दैट, उनके बाद, मिस्टर मोदी विजिट, देखो यहाँ भी शॉर्ट नेम है, यानी ये भी क्यू के बाद ही आएगा, एस भी हमेशा क्यू के बाद आएगा क्योंकि यहाँ पर भी शॉर्ट नेम है। आफ्टर दैट, उसके बाद मिस्टर मोदी ने सेवरल स्टेट विजिट किया। लेटर, फिर मिस्टर मोदी एड्रेस एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और बाद में उसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। रूल नंबर 6, टाइम ऑर्डर रूल, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करेगा सेंटेंस कब, अगर सेंटेंस एक नरेशन में हो, स्टोरी टेलिंग में हो। व्हेन ए पैराग्राफ इज रिटन इन ए नैरेटिव टोन, नैरेटिव टोन क्या होता है, जब किसी को कुछ बता रहे होते हैं या नरेट कर रहे होते हैं, यानी स्टोरी टेलिंग या इवेंट बेस्ड घटना हो तो पहले वो घटना होगा जो ऑलरेडी घट चुका होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है, ये ईयर बेस्ड एग्जाम्पल है। 2015 में, इन 2015 ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग, उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। 2017 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, उसके बाद स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो कॉलेज गया, कॉलेज के बाद उसे पहली जॉब लगी, यानी इन 2018 में उसे पहला जॉब लग चुका था। इन 2023 यानी 2023 ही स्टार्टेड हिज ऑन कंपनी, फिर अपना कंपनी स्टार्ट किया। ये एक स्टोरी टेलिंग का तरीका है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये कहानी बता रहा है कि उसने पहले स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, फिर पहला जॉब लगा और फिर अपना कंपनी स्टार्ट किया। दैट मीन्स कि ये एक पूरा ऑर्डर में है और ऐसे में हमें फॉलो करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी टाइम ऑर्डर रूल। पहले 2015 आएगा तो 2015, 2017, 18 और 2023, इस तरह से हमें अरेंज करना है पूरे सेंटेंस को। अगर रूटीन नरेटिव में हो, यानी पहले मॉर्निंग की बात की जा रही होगी, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट। एग्जांपल देखते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। आफ्टरनून, दोपहर में उसने क्लास अटेंड किया। फिर इवनिंग में वो अपने दोस्तों के साथ खेला और रात में अपना होमवर्क कंप्लीट किया। ये एक डेली रूटीन है और टोन कैसा है, नैरेटिव टोन है। दैट्स वाई हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दैट मीन्स कि मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, उसके बाद इवनिंग, उसके बाद नाइट। अब इसे अरेंज करना करो। इन 2018 में ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब इन रेपुटेटेड कंपनी, 2018 में उसे पहला जॉब लगा, कहाँ पर, रेपुटेटेड कंपनी में। इन 2015 में ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग, अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया उसने अच्छे मार्क्स से। 2023 में ही फाइनली स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस, फाइनली अपना खुद का बिजनेस चालू किया। और 2017 में ये ग्रेजुएट हुआ कॉलेज से। एक बात बताओ, बिजनेस शुरू करने के बाद कॉलेज से ग्रेजुएट होगा या कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद ही उसे कंपनी में जॉब लगेगी और अपना नया बिजनेस शुरू करेगा? दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस फॉलो करेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, 2015 वाला ऑप्शन आना चाहिए, फिर आना चाहिए 2017 का ऑप्शन, फिर 2018, फिर 2023। दैट मीन्स कि पहला ऑप्शन कौन होगा, क्यू। इन 2015 में उसने कंप्लीट की स्कूलिंग अच्छे मार्क्स से, पहले स्कूलिंग कंप्लीट करेगा, तो ये सेंटेंस का पहला पार्ट।
इन 2017 में वो ग्रेजुएट होगा कॉलेज से। दूसरा पार्ट 2000, फिर उसके बाद उसे जॉब लगेगी, ये तीसरा पार्ट होगा सेंटेंस का। फिर जाकर वो फाइनली अपना बिजनेस रन करेगा, ये सेंटेंस का अंतिम और आखिरी पार्ट होगा। सेम एज अब ये क्वेश्चन देखो, इन द इवनिंग में ही प्लेड विथ हिज फ्रेंड इन द पार्क, वो अपने पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलता है, इवनिंग में खेलता है, और यहाँ नाइट है, फिर आफ्टरनून है, मॉर्निंग है। तो सबसे पहले टाइम ऑर्डर क्या है, सबसे पहले मॉर्निंग का बात किया गया। मॉर्निंग में वो स्कूल जाता है खुशी खुशी, पहला पार्ट होगा एस। फिर मॉर्निंग के बाद आएगा आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, फिर आफ्टरनून में वो क्लास को अटेंटिवली अटेंड करेगा, फिर जाकर इवनिंग में अपने दोस्तों के साथ खेलेगा और रात में अपना होमवर्क करके सो जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज ऑप्शन नंबर, दैट इज SRPQ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फिर उसने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फाइनली ही क्लियर द एग्जाम्स एंड गॉट ए गुड गवर्नमेंट जॉब, और फाइनली उसने एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया और अच्छी नौकरी पाई। फर्स्ट ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज, उसने पहले कंप्लीट किया ग्रेजुएशन कॉलेज से। लेटर ही फेस्ड मैनी फेल्योर एंड चैलेंजेस, उसके बाद उसने काफ़ी फेल्योर और चैलेंजेस देखा। सेंटेंस का पहला पार्ट लेटर नहीं हो सकता, फाइनली या देन नहीं हो सकता। सेंटेंस का पहला पार्ट हो सकता है ऑप्शन आर वाला, क्योंकि पहले उसने कंप्लीट किया ग्रेजुएशन अपने कॉलेज से, तो सेंटेंस का पहला पार्ट आर होगा। 3 और 4 कट गया। कंप्लीट करने के बाद उसने काफ़ी, लेटर ही फेस मैनी फेल्योर एंड चैलेंजेस, उसके बाद उसने काफ़ी फेल्योर और चैलेंजेस देखा। कब? जब वो कॉलेज से ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद जब मेहनत करना शुरू किया तो उसने काफ़ी फेल्योर और चैलेंजेस देखा अपने लाइफ में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देन ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे ही उसने फेल्योर देखा, चैलेंजेस देखा, तो उसने सीरियसली स्टार्ट किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना। RS के बाद P, फिर जाकर फाइनली और अंत में लास्ट में ही क्लियर्ड एग्जाम्स, और उसने एग्जाम्स क्लियर किया और एक अच्छा नौकरी पाया। तो लास्ट में Q आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर RSPQ, ये भी कट गया। ये पूरा सीक्वेंस को दर्शाता है, सीक्वेंस को दर्शाता है। कैसे दर्शाता सीक्वेंस को, एक बार देखते हैं। फिर पहले क्या आया? पहला पार्ट आया फर्स्ट, स्टार्टिंग में। फर्स्ट में उसने कॉलेज से पास आउट हुआ, लेटर उसने चैलेंजेस देखा, फिर तब जाकर उसने सीरियसली पढ़ाई शुरू की, और फाइनली उसे अंततः उसे नौकरी लग गई। अगर इतने सारे रूल्स आप दिमाग में रख लेते हो तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि अब आप तैयार हो चुके होंगे पैरा जंबल को बनाने के लिए। इतने आइडियाज़ आप दिमाग में रख लो, चाहो तो वीडियो को फिर से देख के नोट कर लो और ये आइडिया दिमाग में रखो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ SSC CGL 2024 में जितने भी पैरा जंबल्स पूछे गए थे, सारे पैरा जंबल्स को सॉल्व करने वाले हैं 1 by 1। और जितने भी पैरा जंबल्स हम अभी सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। इस वजह से ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। फिर जाकर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा SSC CGL 2024 के पैरा जंबल्स को, उसे देखना। अगर PDF चाहिए होगा तो एक टेलीग्राम चैनल है, नाम है SSC_आरंभ। आप SSC_आरंभ पर जाना, वहाँ पर सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम सेम ऐसा लोगो मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना और आप वहाँ से इजीली PDF ले सकते हो। इसके अलावा वहाँ पर डेली वोकेबलरी सीरीज पोस्ट की जाती है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, जो बार बार SSC रिपीट करती है, ऐसे वोकेबलरी पोस्ट किए जाते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको ये बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।